हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो आज हम हमारी मल्टी थ्रेडिंग की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंक्रोनाइजेशन के बारे में कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है ना। तो बेसिकली हमने ये भी देखा था कि रेस कंडीशन क्या होती है ना, कि जब हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग का एनवायरनमेंट है, ठीक है, कि जहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं, राइट। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक शेयर्ड वेरिएबल है काउंट का, ठीक है, इसकी हमने वैल्यू अभी स्टार्टिंग में रखी हुई है 0, है ना। तो अब मान लो कि इस काउंट के ऊपर दो थ्रेड्स एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक थ्रेड है T1 और दूसरा थ्रेड है T2, और दोनों ही थ्रेड क्या काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट करने का, ठीक है, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का, ठीक है, कि एक एक करके हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब ये जो T1 है, ठीक है, दोनों थ्रेड, ठीक है, दोनों थ्रेड क्या कर रहे हैं, अब दोनों थ्रेड क्या कर रहे हैं, 1000 बार इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब T1 भी 1000 बार इंक्रीमेंट करता है काउंट में और T2 भी 1000 बार इंक्रीमेंट करता है। तो हम क्या सोचेंगे कि अगर T1 भी 1000 बार इंक्रीमेंट कर रहा है काउंट में और T2 भी 1000 बार इंक्रीमेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए, राइट। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा, आउटपुट जो है वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 2000 होगी। एंड रीज़न उसका क्या है, रीज़न ये है कि क्योंकि T1 और T2 दोनों एक साथ काउंट वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब T1 जो है, ठीक है, वो काउंट में वैल्यू ऐड करने जा रहा है और T2 भी काउंट में वैल्यू ऐड करने जा रहा है, दोनों सेम टाइम पर काउंट के पास पहुँचे, ठीक है। तो अब T1 को भी काउंट की वैल्यू 0 मिलेगी और T2 को भी काउंट की वैल्यू 0 मिलेगी, है ना। तो अब T1 क्या करेगा, क्योंकि उसको काउंट की वैल्यू 0 मिली है, तो वो T1 क्या करेगा, तो T1 क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को 0 से 1 बना देगा, है ना। अब T2 है, अब T2 को भी काउंट की वैल्यू 0 मिली थी, तो उसने क्या किया, उसमें फिर से इंक्रीमेंट करके T2 को फिर से 1 बना दिया, है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ जो स्टेप्स हैं हमारे वो स्किप हो जाए, है ना, कुछ स्टेप्स जो हैं हमारे थ्रेड्स की वजह से ओवरराइड हो जाएं। इससे हमारे पास क्या हो सकता है, जो हमारा डेटा है वो करप्टेड हो सकता है, राइट। डेटा करप्टेड हो सकता है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसका जो आंसर है वो रॉन्ग हो सकता है ना। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टी थ्रेडिंग के सिनेरियो में आ सकती हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है कि जैसे अगर मान लो कि हमारे पूरे कोड में मल्टी थ्रेडिंग यूज़ हो रही है, बट कोई ऐसा सेक्शन है, कोई क्रिटिकल सेक्शन है जहाँ पर हम चाहते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग ना अप्लाई हो, यानी कि जहाँ पर अगर कोई मान लो कि कोई ऑपरेशन है जो हम चाहते हैं कि जब तक कोई एक थ्रेड उस ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं कर देता तो दूसरा थ्रेड उस सेम ऑपरेशन को शुरू ना करे, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन पर एक लॉक लगा देते हैं। अब जैसे मान लो कि ये जो T1 था एंड T2 था, ये दोनों कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो यानी कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट का ऑपरेशन है ये हमारे लिए एक क्रिटिकल सेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस इंक्रीमेंट के ऑपरेशन पर क्या करेंगे, एक लॉक लगा देंगे, ठीक है, एक लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने का क्या मतलब है कि ये जो इंक्रीमेंट का ऑपरेशन है एक टाइम पर सिर्फ एक ही थ्रेड यूज़ कर पाएगा, यानी कि T1 पहले अपने 1000 बार के जो उसने इंक्रीमेंट करने हैं वो करेगा और T2 जब तक T1 अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वेट करेगा, और फिर जैसे ही T1 ने अपने 1000 इंक्रीमेंट्स कंप्लीट किए तो T2 अपना इंक्रीमेंट करना शुरू करेगा, राइट। तो इसी चीज़ को हम बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। So synchronization is equals to a controlled one at a time rule. So only one thread uses the critical section at a टाइम, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज जिससे हम सिंक्रोनाइजेशन को जावा में लगा सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास 4 अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास इंस्टांस मेथड सिंक्रोनाइजेशन, फिर आता है स्टैटिक मेथड सिंक्रोनाइजेशन, फिर आता है ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन, इंस्टांस लॉक, ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन, क्लास लॉक, ठीक है। तो अब इसमें हमें कुल मिलाकर 2 चीज़ें समझनी है, ठीक है। एक हमें ये समझना है कि इंस्टांस एंड
स्टैटिक लॉक क्या होते हैं, ठीक है, इंस्टांस एंड स्टैटिक लॉक क्या होते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि ब्लॉक लेवल एंड मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, राइट। तो कुल मिलाकर हमें इन दो चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर एक क्लास बना लूँगी, ठीक है, जिसका मैंने नाम रखा है टास्क डेमो, राइट। तो अब हम क्या कराएंगे, इस टास्क वन मेथड के अंदर, ठीक है, हम हमारे एंट्री पॉइंट को प्रिंट कराएंगे और एग्जिट पॉइंट को, कि कब कौन सा थ्रेड इस मेथड में एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ करेंगे, सबसे पहले हम एंट्री पॉइंट को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, system.out.println, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले थ्रेड का नेम प्रिंट कराएंगे कि कौन सा थ्रेड हमारे मेथड को अभी यूज़ कर रहा है ना। तो अब हमारे पास अगर हमें करंट थ्रेड का नेम प्रिंट कराना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे करंटली जो एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि करंटली जो इस टास्क वन मेथड को यूज़ कर रहा है, उस थ्रेड का नाम जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो यानी कि इस स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा थ्रेड जो है वो एंटर हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे ही एक थ्रेड एंटर करता है तो उसको 1 सेकंड का पॉज देंगे और उस 1 सेकंड के पॉज के बाद वो हमारे इस मेथड को एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो अब हम 1 सेकंड का पॉज देने के लिए हम यूज़ करेंगे स्लीप मेथड को, ठीक है, राइट। अब स्लीप मेथड में मैंने 1 सेकंड का पॉज दिया है ना। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्लीप मेथड है वो हमेशा किस में कॉल करना होता है, हमें ट्राई कैच ब्लॉक में, है ना। तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच ब्लॉक बना देती हूँ सबसे पहले, और जो एक्सेप्शन होती है वो हमारे पास होती है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट। तो ये चीज़ हमारी हो गई है, ठीक है। अब 1 सेकंड के डिले के बाद हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, है ना। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। फिर से हम क्या कराएंगे, थ्रेड का नाम प्रिंट करवाएंगे कि कौन सा थ्रेड अब हमारे मेथड से एग्जिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करा देंगे, एग्जिटेड, ओके। तो ये हमारा जो है वो मेथड बन चुका है। अब हम यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन में क्या करेंगे, इस टास्क डेमो क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लेंगे, है ना। तो ये हमारा इस टास्क डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है। इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम इस मेथड को कॉल करेंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, 2 थ्रेड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब थ्रेड्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रनेबल इंटरफेस को यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर T1 यानी कि फर्स्ट थ्रेड हम क्रिएट करने वाले हैं, तो वो कैसे होगा, न्यू रनेबल, ठीक है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अंदर हम हमारे रन मेथड को ओवरराइड करेंगे, है ना। अब इस रन मेथड में यानी कि जब हमारा T1 जो है वो स्टार्ट होगा तो कौन सा टास्क हम परफॉर्म करवाने वाले हैं, ये टास्क 1 है ना। तो अब टास्क 1 को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, राइट। ऐसे ही हम अब एक और थ्रेड बना लेते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही अब हम एक और थ्रेड बना लेते हैं, ठीक है, रनेबल T2 करके। फिर से हम क्या करेंगे, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे पास, ठीक है। और फिर से हमारे पास क्या होगा, रन मेथड ओवरराइड होगा, ठीक है। इसके अंदर हम फिर से क्या करेंगे, td डॉट टास्क 1, ठीक है, टास्क 1 को हमने कॉल किया। अब हमें इनको अगर स्टार्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, जब हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, थ्रेड, ठीक है, थ्रेड क्लास को यूज़ करेंगे, न्यू थ्रेड, और इसके अंदर हम हमारे T1 को पास कर सकते हैं, राइट। और फिर थ्रेड 2 हमने बनाना है, ठीक है। ठीक है जी। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो दोनों थ्रेड्स को अब हमने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने स्लीप लगाया है, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे कुछ ऐसा, थ्रेड डॉट स्लीप, है ना। अब थ्रेड डॉट स्लीप का क्या मतलब है, जो
करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है वो 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, राइट। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमने इस टास्क 1 पर कोई भी लॉक नहीं लगाया है। अब लॉक नहीं लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल थ्रेड्स इस टास्क 1 को सेम टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमने ये 2 थ्रेड्स बनाए थे, है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी टास्क डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट से टास्क 1 मेथड को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो अब जब हमने दोनों थ्रेड्स को स्टार्ट किया तो दोनों थ्रेड्स सेम टाइम पर इस टास्क 1 को यूज़ करेंगे, है ना। तो दोनों थ्रेड्स सेम टाइम पर इस टास्क 1 को यूज़ कर रहे हैं। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चली, देखो थ्रेड 0 एंटर्ड, थ्रेड 1 एंटर्ड, यानी कि दोनों साथ में एंटर हुए, फिर दोनों साथ में एग्जिट हुए, ठीक है। बट अगर हम ये चीज़ चाहते हैं कि पहले थ्रेड 1 कि पहले ये जो थ्रेड 1 है ये अपना काम कंप्लीट कर ले, उसी के बाद थ्रेड 2 अपना काम स्टार्ट करे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बना देंगे सिंक्रोनाइज्ड मेथड, ठीक है। तो हम सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि पहले थ्रेड 0 एंटर होगा, फिर थ्रेड 0 एग्जिट होगा, थ्रेड 0 के एग्जिट होने के बाद ही थ्रेड 1 एंटर करेगा, राइट। पहले क्या हो रहा था कि थ्रेड 0 एंड थ्रेड 1 दोनों साथ में एंटर हो रहे थे और बाद में दोनों साथ में एग्जिट हो रहे थे। बट अभी जब हमने इस टास्क 1 के ऊपर लॉक लगा दिया है तो क्या हो रहा है कि पहले एक थ्रेड अपना काम कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद ही दूसरा थ्रेड इस मेथड को यूज़ कर रहा है, राइट। तो अब ये तो हुई हमारी मेथड वाली, है ना, कि हमने मेथड बेस यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन लगा दी कि इस मेथड के ऊपर ही हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ कर दिया, यानी कि अब ये पूरा का पूरा मेथड ही लॉक हो गया है। इस मेथड में जो भी जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी की सारी लॉक हो गई हैं, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप। अब हम बात करेंगे इंस्टांस मेथड सिंक्रोनाइजेशन और स्टैटिक मेथड सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी जो चीज़ हमने की है ये है इंस्टांस मेथड सिंक्रोनाइजेशन। अब ये चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। अब इंस्टांस का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो लॉक है ना ये इंस्टांस बेस्ड लॉक है, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉक है। अगर देखो अब ये जो टास्क डेमो क्लास है ना, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था टीडी, है ना। तो ये जो लॉक है ना, ये जो हमने टास्क 1 के लिए लॉक लगाया तो वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए लगा हुआ है, यानी कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके टास्क 1 को कॉल करते हैं तो हमारा वैसा ही चलेगा, है ना, कि पहले एक थ्रेड टास्क 1 को यूज़ करेगा, फिर दूसरा थ्रेड इस टास्क 1 को यूज़ करेगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर टास्क डेमो के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है। अब मान लो कि ये टास्क डेमो क्लास है, इसका मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, TD2 के नाम से, राइट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि ये जो T1 है ये TD ऑब्जेक्ट को यूज़ करके टास्क 1 को कॉल कर रहा है, और ये जो T2 है ये TD2 ऑब्जेक्ट को यूज़ करके टास्क 1 को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब फिर से हमारा क्या हो रहा है कि थ्रेड 1 और थ्रेड 0 दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में एंटर हो रहे हैं और दोनों साथ में एग्जिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमने सिंक्रोनाइजेशन लगाई है ये सिर्फ इंस्टांस बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि इसमें जो लॉक है वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है कि अगर तो जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इस मेथड को कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, लॉक लग जाएगा, है ना, कि जो सेकंड थ्रेड होगा वो फर्स्ट थ्रेड के कंप्लीट होने का वेट करेगा। बट अगर दोनों थ्रेड्स अलग अलग ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं टास्क डेमो क्लास के, है ना, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये लॉक जो है वो काम नहीं करेगा, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो लॉक है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करे, कि चाहे टास्क डेमो के कितने भी ऑब्जेक्ट बन जाएं तब भी क्या होगा कि सारे जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं उनको एक थ्रेड के कंप्लीट होने का वेट करना ही पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। उसके लिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड और लगा देंगे, दैट इज़ स्टैटिक, है ना। और जब हमने इसको स्टैटिक बना दिया तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इस मेथड को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको कैसे कॉल करेंगे, क्लास का नेम यूज़ करके, राइट। तो यहाँ पर हम
ऑब्जेक्ट की बजाय क्लास का नेम यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले थ्रेड 0 एंटर हुआ, फिर थ्रेड 0 एग्जिट हुआ, उसके बाद ही थ्रेड 1 ने अपना काम शुरू किया। राइट, तो आई होप इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई है कि मेथड बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इंस्टांस एंड स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। राइट, तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन की, है ना। देखो, इंस्टांस और क्लास लॉक का तो आपको समझ में आ ही गया है कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है ना, जहाँ पे क्लास लॉक लगाते हैं हम, जहाँ पे इंस्टांस लॉक होता है वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हमारे पास नहीं लगता है। राइट, तो अब हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन की। राइट, तो उसको समझने के लिए पहले हम सीधा ही एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट के नेम से एक क्लास है जिसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है बैलेंस नेम से। राइट, इंट बैलेंस, और इसकी मैंने वैल्यू रख दी है लेट्स से 1000। ठीक है, कि भाई हमारे पास 1000 का बैलेंस है। ठीक है, तो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, विदड्रॉ का, पब्लिक वॉइड। राइट, और इस फंक्शन का हम नाम रखेंगे विदड्रॉ। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर हम पास करने वाले हैं कि कितनी अमाउंट जो है वो हमें विदड्रॉ करानी है। राइट, ठीक है, तो हमने इंट अमाउंट इसमें एक एज अ पैरम डाल दिया। राइट, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, system.out.println। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, चेकिंग अ बैलेंस। ठीक है, चेकिंग अ बैलेंस। अब विदड्रॉ कराने से पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं, है ना, कि हमारे पास इनफ बैलेंस है या नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं चेकिंग अ बैलेंस। ठीक है, और साथ में हम क्या प्रिंट कराएंगे, थ्रेड का नेम। ठीक है, करंटली जो थ्रेड इस विदड्रॉ मेथड पर काम कर रहा होगा, ठीक है, उस थ्रेड का हम नेम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सो गेट नेम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। राइट, और इसको हम कर देते हैं प्लस। ओके, और इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो गेट नेम है ना, गेट आईडी लिख दिया मैंने गलती से। राइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस का काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, इफ़ अगर हमारे पास जो बैलेंस है, ठीक है, वो अमाउंट से ग्रेटर है या अमाउंट के इक्वल है। राइट, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट को विदड्रॉ कराएंगे और हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, है ना, system.out.println। फिर से हम क्या करेंगे, थ्रेड का नेम। ठीक है, करंट थ्रेड का जो नेम है हम वो प्रिंट कराएंगे, और यहाँ पर हम साथ में क्या लिखेंगे, विदड्रॉइंग अमाउंट। राइट, विदड्रॉइंग अमाउंट, और जैसे ही हमारे पास अमाउंट विदड्रॉ हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा बैलेंस है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, जितनी अमाउंट हमने विदड्रॉ कराई है, तो हम यहाँ पर अमाउंट को माइनस कर देंगे। राइट, और साथ में हम क्या कराएंगे, न्यू बैलेंस जो है उसको प्रिंट करा देंगे, है ना। तो माइनस होने के बाद जो हमारे पास बैलेंस की जो अमाउंट बची है उसको हम प्रिंट करा देंगे। राइट, रिमेनिंग बैलेंस, है ना, तो रिमेनिंग बैलेंस करके हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे हमारा जो बचा हुआ बैलेंस है। राइट, एल्स के केस में हमारे पास क्या होगा, हम प्रिंट कराएंगे system.out.println नॉट इनफ बैलेंस। ठीक है, नॉट इनफ बैलेंस। राइट, तो हम ये चीज़ प्रिंट करा देंगे। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है, हम सबसे पहले बैलेंस चेक कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जब देखा कि अगर हमारे पास इनफ बैलेंस है तो हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट को विदड्रॉ करा रहे हैं, और विदड्रॉ कराने के बाद जो हमारा बैलेंस बचा है हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, एल्स के केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास इनफ बैलेंस नहीं है। ठीक है, और जब ये सब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, system.out.println। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे ऑपरेशन फिनिश्ड। ठीक है, ऑपरेशन फिनिश्ड। राइट, तो अब अगर हमें, ठीक है, अगर हमें ये चीज़ करानी है कि हमारा जो डेटा है वो करप्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर मल्टीपल थ्रेड्स सेम टाइम पर विदड्रॉ कराएंगे तो क्या होगा। अब जैसे हमारे पास बैलेंस है, ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका सिनेरियो देख लेते हैं। अब मान लो कि मेरे पास जो बैलेंस है, ठीक है, वो है 1000 रुपीज़। राइट, 1000 रुपीज़। अब मैंने T1 को बोला, ठीक है,
कि भाई 500 रुपये मुझे विदड्रॉ कराने हैं, और T2 को मैंने बोला कि आपको 200 रुपीज़ विदड्रॉ कराने हैं। अब दो थ्रेड्स हैं, एक 500 रुपये निकाल रहा है और एक 200 रुपये निकाल रहा है, तो अमाउंट होना कितना चाहिए, 300, ठीक है, बचना 300 चाहिए। बट अब क्या होगा, अगर दोनों थ्रेड्स सेम टाइम पर काम कर रहे हैं, है ना, अगर दोनों थ्रेड्स सेम टाइम पर काम कर रहे हैं तो T1 को भी बैलेंस 1000 मिलेगा और T2 को भी बैलेंस 1000 मिलेगा। जब T1 जो है वो 1000 से माइनस करेगा तो उसको जो है वो आंसर मिलेगा 500, ठीक है। जब T2 माइनस करेगा तो उसको जो आंसर है वो मिलेगा, उसको रिमेनिंग आंसर मिलेगा 800, राइट। तो अगर हम बात करें, हमारा जो कोड का ये वाला पार्ट है वो है क्रिटिकल सेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मल्टी थ्रेडिंग हो गई, अगर एक से ज़्यादा थ्रेड्स ने सेम टाइम पर इस विदड्रॉ ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो हमारा जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है, राइट। तो मेथड बेस्ड जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे मेथड को ही लॉक कर देते हैं, है ना, इस पूरे मेथड को ही सिंक्रोनाइज्ड मेथड बना देते हैं। बट उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अगर आपके पास, ठीक है, इस क्रिटिकल सेक्शन के अलावा और भी कुछ कोड है इस विदड्रॉ फंक्शन में, तो वो भी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। यानी कि इस विदड्रॉ फंक्शन में जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा लॉक हो जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि हमें ये पूरा का पूरा फंक्शन लॉक नहीं करना है, हमें सिर्फ ये क्रिटिकल सेक्शन को लॉक करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें हमें हमारे कोड या किसी फंक्शन का सिर्फ कुछ हिस्सा ही लॉक करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टांस लेवल जो है सिंक्रोनाइजेशन उसको लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सिंपली, ठीक है, हम यूज़ करेंगे सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को हम यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम पास करते हैं दिस, राइट। और इस ब्लॉक के अंदर हम अपना वो सारा कोड लिख देंगे जिसको हम लॉक करना चाहते हैं, राइट। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाकर इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं साथ में, system.out.println, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम करंट थ्रेड का नेम जो है वो प्रिंट कराएंगे, राइट। और इसके साथ हम क्या प्रिंट करा देते हैं, एंटरिंग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे एग्जिटिंग फ्रॉम सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, ठीक है। अब जब हमारा सिंक्रोनाइज ब्लॉक का जब काम है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जिटिंग फ्रॉम सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे मेन फंक्शन में दो थ्रेड्स बनाएंगे, ठीक है, फिर से। तो इन सब चीज़ों को हम देते हैं हटा, तो इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये जो दो थ्रेड्स हैं ये हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, हमें बैंक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। सो बैंक अकाउंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू न्यू बैंक अकाउंट, राइट। और इसके रन मेथड में अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट 1 को यूज़ करके किस मेथड को कॉल करना है, विदड्रॉ मेथड को कॉल करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम अमाउंट देंगे 500, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट 1 को यूज़ करके टास्क 2 में भी सेम विदड्रॉ मेथड को कॉल करना है और इसको हम जो है अमाउंट देंगे 200, राइट। तो अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, अगर हम देखें, थ्रेड 1 चेकिंग अ बैलेंस, थ्रेड 0 चेकिंग अ बैलेंस, यानी कि दोनों थ्रेड्स ने साथ में इस फंक्शन में एंटर किया, राइट। दोनों साथ में बैलेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अब आगे का जो कोड है वो हमने सिंक्रोनाइज ब्लॉक में लिख दिया है, तो इसका मतलब पहले एक थ्रेड इस ब्लॉक को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही दूसरा थ्रेड इसमें एंटर करेगा, है ना। तो जब ये चीज़ हमारे पास हुई तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, थ्रेड 1 एंटरिंग सिंक्रोनाइज ब्लॉक, थ्रेड 1 विदड्रॉइंग अमाउंट, ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास प्रिंट हो गया। उसके बाद थ्रेड 1 एग्जिटिंग फ्रॉम सिंक्रोनाइज ब्लॉक, ठीक है। जैसे ही थ्रेड 1 जो है उसने एग्जिट किया, ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक से, उसके बाद ही जो थ्रेड 0 था उसने सिंक्रोनाइज ब्लॉक में एंटर किया,
राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक कैसे काम करता है। बट ये था इंस्टांस लेवल, है ना। अगर अब हम यहाँ पर क्या करें, अब हम यहाँ पर अगर बैंक अकाउंट का दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और दोनों थ्रेड्स को अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट दें तो दोनों थ्रेड क्या करेंगे, साथ में काम करने लगेंगे, है ना। तो इस केस के लिए हमें क्या चाहिए होती है, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। तो जब हमें सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करनी होती है तब हम यहाँ पर दिस की बजाय क्या यूज़ करते हैं, बैंक अकाउंट डॉट क्लास, ठीक है। यानी कि क्लास का नेम और उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट क्लास, राइट। तो यहाँ पर अब हमने स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन लगा दी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाकर चेक करेंगे, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2, और थ्रेड 1 को मैंने ऑब्जेक्ट 1 दिया है तो थ्रेड 2 को मैं दे देती हूँ ऑब्जेक्ट 2, राइट। तो अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। पहले मैं पुरानी आउटपुट को डिलीट कर देती हूँ और फिर से हम रन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्रेड 0 चेकिंग अ बैलेंस, थ्रेड 1 चेकिंग अ बैलेंस। उसके बाद जैसे ही एक थ्रेड एंटर किया सिंक्रोनाइज ब्लॉक में, है ना, जो कि था थ्रेड 0, तो वो जब तक हमारे पास थ्रेड 0 एग्जिट नहीं हुआ तब तक थ्रेड 1 जो है वो एंटर नहीं हुआ, है ना। तो सेम चीज़ हमारे पास हो रही है, ठीक है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा में, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द डे।